हे नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस नई क्लास में। मैं मुकेश, हम आपका स्वागत करता हूँ एमवी साइंस वर्ल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ चुके हैं 10वीं का पूरा चैप्टर, हमारा पूरा हो चुका है पहला चैप्टर। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर है वो आज हम करने वाले हैं, जानने वाले हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। एक अभिक्रिया दी गई है आपको, यहाँ पर क्या दी गई है? कार्बन के साथ अभिक्रिया हो रही है, लेड निकल गया और क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन से कथन असत्य है? पहला कथन कहता है शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए शीशा है, इसके साथ यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ह्रास हो गया। ऑक्सीजन का इसके साथ ह्रास हो गया तो क्या हो रहा है? इसका अपचयन हो रहा है। तो जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो जो एक कथन है वो भी क्या हमारा सत्य है, इसका अपचयन हो रहा है। आगे चलते हैं। इसका दूसरा कथन क्या कहता है? कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो CO2 कहाँ से अपचयित हो रहा है? इसमें तो है नहीं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो अपचयित नहीं हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। यह कथन हम क्या कह सकते हैं? यह कथन बिल्कुल क्या है? असत्य कथन है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है तीसरा कथन। कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। तो कार्बन के साथ क्या हो रहा है? कहाँ पर यह उपचयित हो रहा है? तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। जहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो? योग हो, तो उसे क्या कहते हैं? उपचयन। तो कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड कहाँ से उपचयित हो रहा है? तो इसके हम क्या कह सकते हैं? इसमें जो ए और जो सी कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से सत्य है। रटना नहीं है आपको किसी भी तरह से कि ए और सी, यहाँ पर आपको जो एग्जाम बदल कर भी आ सकते हैं। तो एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न हमारे पास किया गया है, तो प्रश्न क्या कह रहा है? ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो किस प्रकार के, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो एल्यूमिनियम है, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है उसने आयरन को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? उसके स्थान से विस्थापन कर दिया। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? ये किस प्रकार की एक अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। तो चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमें क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है कि लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? ऊपर सही उत्तर पर जो लोहा चूर्ण है उसके ऊपर क्या डाल दिया? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो लोहे चूर्ण के ऊपर क्या डाला? लोहा था, उसके ऊपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया। तनु, अब ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए, जहाँ पे तनु शब्द आ रहा है, तनु का मतलब क्या है? उसमें जल की मात्रा अधिक है। तनु का मतलब है जल की मात्रा अधिक है। अगर सांद्र शब्द आए, सांद्र का मतलब होता है जल की मात्रा कम। तो तनु शब्द आ रहा है जिसका मतलब है जल की मात्रा अधिक है, और अगर सांद्र शब्द आए तो हम कह सकते हैं कि जल की मात्रा है वो क्या है? कम है। तब क्या कह रहा है? आगे क्या करना है? इसके ऊपर हमें जानना है कि इसका सही उत्तर क्या है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसके योग से क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस, और क्या आयरन क्लोराइड बनता है या नहीं बनता है? बस हमें यही जानना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। तो जब अभिक्रिया करेगी, अब देखिए आयरन इसके साथ अभिक्रिया करेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, तो क्या बन जाएगा? FeCl प्लस H2। तो क्या बन रहा है? आयरन
क्लोराइड, आयरन क्लोराइड बन गया और साथ में क्या हो गया, H2 है वो यहाँ से बाहर निकल गई है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या बना है, आयरन क्लोराइड बन रहा है। तो इसका उत्तर यही सही होगा जो पहला ऑप्शन दिया गया है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह होती है जो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालना करती है। क्या करती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। तो रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण वह होती है जिसके जो अभिकारक और उत्पाद क्या हो, अभिकारक व उत्पाद के जो परमाणुओं की संख्या है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो जब परमाणुओं की संख्या समान होगी इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया या संतुलित रासायनिक समीकरण वह वो कहलाती है। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन हमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। संतुलित कर लीजिए इसे। चार यहाँ पे नहीं आएगा, 2 4 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गई हमारी अभिक्रिया संतुलित। अगली अभिक्रिया देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का क्या किया, वायु में दहन करोगे तो क्या बन रहा है, इसका बन रहा है जल बनेगा और क्या बन रहा है SO2। तो इसको संतुलित कर लीजिए। 2 3 ये इसकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो आपको संतुलित करना मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। इससे आगे वाले देखते हैं ये क्या कह रही है। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बेरियम क्लोराइड किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, ठीक है, क्या बन रहा है, BSO बेरियम सल्फेट प्लस क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इसे संतुलित कर लीजिए अभी आप। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 इसे मिला लीजिएगा। ये एक संतुलित समीकरण है। आगे वाली समीकरण पे चलते हैं। अभी आगे वाली समीकरण क्या कह रही है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम धातु क्या कर रही है, किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, यहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया यह करती है। तो यह क्या देती है, देखिए यह दे रही है हमें पोटेशियम और क्या दे रही है, हाइड्रोजन गैस दे रही है। तो चलिए इसे संतुलित कर लेते हैं जल्दी से। पोटेशियम कितना है, 1 ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो गए, ऑक्सीजन 1 है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन को संतुलित करना है तो क्या करें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 हो जाएगी, यहाँ पे भी 4 हो जाएगी, यहाँ पे 4 होने से किस में परिवर्तन आया। यह हमारे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पे इन समीकरणों को हमें क्या करके दिखाना है, संतुलित करना है। HNO3 के हमें साथ में दिया हुआ है CaOH2 और प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं CnO3
और साथ में बन रहा है इसके जल। तो चलिए इसे संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले Ca कितनी है, 1 है। यहाँ पे Ca कितना है, 1 है। NO3 कितना है, 1 है। यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे 2 करने के लिए इसके आगे हम 2 लगा देंगे। NO3 में परिवर्तन किया तो किस में परिवर्तन आया, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए कितने हो गए, 2 ये रहे और 2 ये रहे, कितने हो गए, 4। यहाँ पे कितने हैं, 2। तो इसी की क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, 2। तो क्या है, हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुकी है। तो जी ये हमारी रासायनिक समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो गई है। अगली समीकरण देखते हैं इसकी 2 नंबर, NaOH प्लस H2SO4 बन करके क्या बना रही है, Na2SO4 प्लस H2O। क्या बना रही है, H2O। तो यहाँ पर इसकी स्टेज भी लिख सकते हो आप, AQ है, AQ है और ये किस में परिवर्तित हो रहा है, AQ में। और ये क्या बन रहा है, लिक्विड के रूप में यहाँ से बाहर निकल रहा है। अब देखिए इसको संतुलित करते हैं। Na कितना है, 1, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। H2O4 1 है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 ये रहे, 4 हो गए। तो यहाँ पे कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन कितनी होगी, 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2। तो ये समीकरण भी हमारी क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। तो इसकी जो भौतिक अवस्था है वो भी अभी दर्शानी है। तो क्या ये एक जलीय विलयन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं और जल हमें एक लिक्विड के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे शुरू करते हैं अगली अभिक्रिया। अब देखते हैं आगे क्या बन रहा है, NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3 प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं हमें AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3। तो संतुलित कर लेते हैं। पहले Na देखते हैं, 1 है, Cl 1 है, Ag 1 है, NO3 1 है। तो ये क्या रासायनिक समीकरण जो हमने अभी देखी संतुलित हो चुकी है, जी नहीं अभी संतुलित नहीं हुई। अभी हमें क्या दर्शानी, इसकी भौतिक अवस्थाओं को यहाँ पर दर्शाना है। तो भौतिक अवस्था देख लीजिए, जलीय विलयन बना है NaCl का, यहाँ पे भी जलीय विलयन बना है। AgCl हमें ठोस अवस्था में प्राप्त होगा और इसका भी जलीय विलयन वो हमें प्राप्त होगा। चलिए इसका अंतिम प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न 6 का। BaCl2 प्लस H2SO4, BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस क्या बन रहा है यहाँ पर, HCl। तो यहाँ पर हम पूर्ण करने वाले हैं सभी NCERT क्वेश्चन, बिल्कुल सही से लेकर के अंत तक बने रहिए लगातार हमारी वीडियो में हमारे साथ। चलिए अब शुरू करते हैं इसको संतुलित करना। Ba 1 है, यहाँ पर भी 1 है, SO4 1 है, हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, यहाँ पे 1 है। तो कर देते हैं इसको 2 कर देते हैं। तो 2 करने से Cl भी कितने हो गए, 2 और यहाँ पर हमारे पास Cl कितने हैं, 2 है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये रासायनिक समीकरण हमारी क्या हो चुकी है, संतुलित रासायनिक समीकरण है वो हमें प्राप्त होती है। तो इसकी अवस्थाएं लिख लेते हैं यहाँ पर। AQ अवस्था में प्राप्त होता है, AQ अवस्था में प्राप्त होता है, लेकिन ये BaSO4 सॉलिड बनता है और यहाँ पे AgCl भी AQ अवस्था में क्या है। तो प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ में हमें क्या लेना है, इसके साथ हमें लेना है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो बनेगा कैल्शियम कार्बोक्साइड और इसमें से इसके साथ में से क्या निकलेगा, वो जल है वो मुक्त हो जाएगा। तो इसे संतुलित भी करना है हमें। चलिए संतुलित कर लेते हैं इसको जल्दी से। Ca कितना है, 1, Ca कितना है, 1। ऑक्सीजन कितनी है, 2 और ये 2, 4। ऑक्सीजन कितनी है, 3 ये रही और 1 ये रही, 4। कार्बन कितना है, 1। कार्बन कितना है, 1। हाइड्रोजन कितनी है, 2। हाइड्रोजन कितनी है, 2। तो ये हमारी रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी की दूसरी समीकरण करते हैं। दूसरी समीकरण क्या कह रही है, हमें क्या लेना है, हमें लेना है जिंक, और जिंक के साथ क्या लेना है, हमें जिंक की अभिक्रिया करानी है AgNO3 के साथ। AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट।
NO3। सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होगा जिंक नाइट्रेट और सिल्वर हमें प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और हमें क्या प्राप्त हो, इसके साथ में सिल्वर है वो हमें प्राप्त होता है। तो चलिए इसे संतुलित कर लेते हैं। इसे संतुलित करने के लिए जड़न हमारे पास कितना है, 1। यहाँ पे भी जड़न कितना है हमारे पास, 1 है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं Ag कितने हैं। यहाँ पर Ag हमारे पास है 1, वहाँ पर भी 1 है, अभी कारक में भी 1 है, उत्पाद में भी 1 है, लेकिन NO3 कितने हैं, 2। यहाँ पर कितना है, 1। तो इसे क्या करेंगे, 2 करेंगे। इसे 2 करने के कारण Ag में परिवर्तन हुआ, Ag को भी क्या कर देंगे, 2 हम कर देंगे। तो क्या हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुकी है। तो जी हमारा रासायनिक समीकरण है वो संतुलित हो चुकी है। इसकी भौतिक अवस्थाएं भी लिख लेते हैं हम। ये किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में। किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में। ये किस अवस्था में, जलीय अवस्था में। किस अवस्था में बन रही है, जलीय अवस्था में। जलीय भी किस में बन रही है, जलीय अवस्था में। और जो Ag बच रहा है वो भी सॉलिड अवस्था में यहाँ से निकल रहा है। चलिए अब बात करते हैं आगे की अभिक्रिया की। आगे हमें क्या करा है, एल्यूमिनियम की कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया हमें करानी है। किसकी करानी है, एल्यूमिनियम की कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करानी है। कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या कर देगा, एल्यूमिनियम है वो क्या कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। एल्यूमिनियम कॉपर को क्या कर देगा, यहाँ पर विस्थापित कर देगा। तो चलिए इसे संतुलित करते हैं। Cl कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर 3 लगा लेते हैं। इसके कारण कॉपर कितने हो चुके हैं, 3। तो अब देखिए संतुलित हो चुकी है क्या रासायनिक अभिक्रिया। तो जी है रासायनिक अभिक्रिया अभी तक संतुलित नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई, देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास Cl कितने हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पे Cl 3 हो चुके हैं। Cu यहाँ पर कितने हो गए, 3, Cu भी यहाँ पर 3 हो गए। एल्यूमिनियम कितना है, 2, एल्यूमिनियम 1 है, तो एल्यूमिनियम भी हमारे पास यहाँ पर भी 1 हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि अब हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो पूर्ण रूप से संतुलित है वो हो चुकी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम अगले इसके भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शा देते हैं। ये किस अवस्था में है, Al सॉलिड अवस्था में। और ये विलयन बना तो किस में बना, जलीय अवस्था में बना। और यहाँ पर भी विलयन किस में बनेगा, जलीय अवस्था में बनेगा। और कॉपर निकलेगा वो किस अवस्था में होगा, सॉलिड अवस्था में। यहाँ पर जो कॉपर हमें प्राप्त होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रिया में क्या करी है, हमें लेना है बेरियम क्लोराइड लेना है। क्या लेना है, BaCl2। बेरियम क्लोराइड हमें यहाँ पर लेना है। बेरियम क्लोराइड के साथ साथ हमें क्या प्राप्त लेना है, हमें लेना है यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट। क्या लेना है, पोटेशियम सल्फेट। जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, द्विविस्थापन हो जाएगा। द्विविस्थापन होगा तो क्या होगा, Cl है वो SO4 को विस्थापित करेगी, SO4 है वो Cl को विस्थापित करेगी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, BaSO4 और क्या बनेगा, KCl। तो ये संतुलित कर लेते हैं। चलिए इसे यहाँ पे Ba कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, SO4 1 है, K कितना है, 1 है, यहाँ पर कितने हैं, 2। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमें, 2। Cl कितने हैं, 2, यहाँ पे भी कितने हैं, 2 Cl है। तो ये हमारी समीकरण क्या संतुलित हो चुकी है, जी नहीं, बिल्कुल ये संतुलित नहीं हुई है। तो चलिए इसको संतुलित कर लेते हैं। ये हमें अवस्था मिलेगी AQ अवस्था में मिलेगा। और ये जो हमें बेरियम सल्फेट मिलेगा ये सॉलिड होगा और ये भी जलीय विलयन प्राप्त होगा। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 7 है वो यहाँ पर अच्छे से हमने सीख लिया है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपने अच्छे से प्रश्न नंबर 7 कर लिया। चलिए आगे वाले प्रश्न में बढ़ते हैं। 8, क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे हुए हैं। प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। प्रत्येक अभिक्रिया का क्या बताना है, प्रकार बताना है। तो लिख लेते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या दिया हमें, पोटेशियम ब्रोमाइड दिया है। क्या दिया हमें, पोटेशियम ब्रोमाइड दिया है। इसके साथ में क्या दिया है, क्या दिया गया है, बेरियम आयोडाइड दिया गया है। क्या दिया गया है, बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड हमें दिया गया है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इसके अभिक्रिया करने पर हमें प्राप्त हो रहा है पोटेशियम आयोडाइड है वो हमें प्राप्त हो रहा है। पोटेशियम आयोडाइड प्राप्त हो रहा है। और इसके साथ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ हमें प्राप्त हो रहा है बेरियम ब्रोमाइड। क्या प्राप्त हो रहा है, बेरियम ब्रोमाइड। तो चलिए इसे जल्दी से क्या कर लेते हैं, हम संतुलित कर लेते हैं। इसे संतुलित करने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए K कितने हैं, 1 है, Br कितना है, 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो इसे 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो चुके हैं, 2। इसके कारण किस में परिवर्तन हुआ, K में परिवर्तन हुआ। तो K क्या आगे हम क्या लगा देंगे, 2। K के आगे 2 लगाने से किस में परिवर्तन हुआ, I में। I कितने हमारे पास, 2। तो क्या हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे Br है, इसने I को
विस्थापित किया, आई ने Br को विस्थापित किया, तो ये क्या है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है वो यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। चलिए इसका आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन कहता है जिंक कार्बोनेट। जी हाँ, जिंक कार्बोनेट लेना है हमें, क्या लेना है, जिंक कार्बोनेट लेना है। जब हम जिंक कार्बोनेट को लेंगे हमारे उसके साथ जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे। जी हाँ, इसकी जब रिएक्शन करते हैं, इसको जब गर्म करते हैं, किसको, जिंक कार्बोनेट को, ये सॉलिड अवस्था में हमारे पास है, तो हमें क्या प्राप्त होती है, इसे गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है जिंक आयोडाइड। जी हाँ, क्या प्राप्त होता है, जिंक आयोडाइड अब हमें प्राप्त होता है, जिंक आयोडाइड अब हमें प्राप्त होता है। और इसके साथ में क्या प्राप्त होता है, इसके साथ में प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, क्या प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होती है। तो चलिए इसे पहले संतुलित कर लेते हैं। तो संतुलित करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी जांच करनी है कि क्या ये संतुलित है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। Zn कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन कितनी है, 3 है, यहाँ पे 2 है, 1 3, और एक कार्बन कितना है, 1 है, और यहाँ पे भी कार्बन कितना है, 1 है। तो अब देखिए अब क्या करना है हमें, कौन सी प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है वो हो रही है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, इससे टूट रही है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो जहाँ भी ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया भी कहेंगे। और साथ में एकल उत्पाद टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रकार के उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ, निर्माण कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का ही आगे क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन हमें कहता है कि हमें दिया गया है हाइड्रोजन दिया गया और क्लोरीन दी गई। क्या दिया गया, हमें हाइड्रोजन दी गई और क्लोरीन दिया गया है, H2 + Cl2। हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl हमें प्राप्त हो रहा है। तो संतुलित कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं से संतुलित करने में हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर इन दोनों का योग होकर के क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये अभिक्रिया क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया। जी हमें प्राप्त हो रही है, आने वाली अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, वो यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं हम। इसी का ही अगला भाग एक और रह गया है, उसे क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम + हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है। जी हाँ, क्या लेना है हमें, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें लेना है। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने लिया। जब मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल मैग्नीशियम क्लोराइड है वो हमें यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। और उसके साथ प्राप्त होने वाली है हाइड्रोजन गैस। जी हाँ, क्या प्राप्त होने वाला है, हाइड्रोजन जो गैस है वो हमें प्राप्त होने वाली है। तो चलिए इसे जल्दी से संतुलित करने की कोशिश करते हैं। Mg कितना, 1 है, 1 है। H कितना, 1 है, यहाँ पर 2 है। Cl कितने हैं, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दे। तो क्या इससे हमारा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। जी हाँ, हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई है, पूर्ण रूप से यहाँ पर संतुलित है वो हो गई है। तो ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ है, जो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो पदार्थ है वो क्या कर रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। इसने क्या कर दिया, जो Mg है, जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। Mg ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, क्लोरीन के साथ विस्थापित कर दिया। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, किसे कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया वह होती है जो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करते हैं, उसके स्थान से विस्थापित कर दे, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है, जी हाँ, विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 को पूरी तरह से संतुलित कर लिया है, पूरी तरह से हल कर लिया है। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। जी हाँ, मैं आपको बता चुका हूँ ऊष्माक्षेपी क्या होता है और ऊष्माशोषी क्या होता है। चलिए एक बार फिर से शुरू कर देते हैं। ऊष्माक्षेपी वह होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा क्या होती है, निकलती है। और ऊष्माशोषी वह होती है जिस अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इसका उदाहरण लिख लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस में प्राप्त होती है, साथ में क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। उसी प्रकार से हम ऊष्माशोषी की बात कर ले तो ऊष्माशोषी में देखिए, ऊष्माशोषी में हम उदाहरण ले सकते हैं FeSO4 का। FeSO4 का जब इसे हम गर्म करते हैं, तो Fe2SO2 हमें प्राप्त होता है, Fe2O3 प्राप्त होता है और साथ में क्या प्राप्त हो जाता है, हमें SO2 प्राप्त होता है। एक इसी प्रकार का एक और उदाहरण ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोक्साइड CaCO3
जब इसको हम गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बाइड को जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और साथ में कौन सी गैस निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ से मुक्त हो जाती है। तो इसको क्या चाहिए, ऊष्मा देनी पड़ती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जो ऊष्मा उत्पन्न करती है और ऊष्मा शोषी वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, जिसे ऊष्मा देनी पड़ती है अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए। मैं समझता हूँ कि आपको ये प्रश्न पूरी तरह से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, अगला प्रश्न में कहता है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। जी हाँ, श्वसन को जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है वो क्यों कहते हैं। तो हमने अभी पढ़ा चुके हैं कि श्वसन क्या होता है। जब हम श्वसन अंदर लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या उपस्थित होता है, पहले से हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होता है क्या, ग्लूकोज C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जैसे ही हम इसके साथ ऑक्सीजन मिलाते हैं, ग्लूकोज के साथ जैसे ही ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में किसका निर्माण होता है, पानी का निर्माण होता है और साथ में क्या बनती है, ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण है वो हो जाता है। तो ये क्या है, श्वसन है। श्वसन की अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, इसे आप संतुलित भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अब जो अभिक्रिया है वो संतुलित है हो चुकी है। इस प्रकार से इसे आप संतुलित कीजिए। देख लीजिए अब ये क्या है, ग्लूकोज है। जब हम भोजन को करते हैं तो हम जिस भोजन जब पच जाता है तो उससे किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज जब श्वसन के रूप में जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, श्वसन के रूप में जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो ऊष्मा का निर्माण होता है। जब ऊष्मा का निर्माण हो रहा हो, जहाँ पे क्या हो रहा हो, ऊष्मा का निर्माण हो रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ऊष्मा का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है जो हम सांस के रूप में बाहर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है वो है। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हम प्रश्न नंबर 11 में क्या कहता है, प्रश्न नंबर 11 में कहता है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया से विपरीत क्यों कहते हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन और संयोजन अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जी हाँ, किसकी बात कर रहे हैं हम, वियोजन अभिक्रिया की और संयोजन अभिक्रिया की। तो अलग क्यों होती है, वियोजन में क्या होता है, वियोग हो जाता है, टूट जाता है। एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया करते हैं। एकल पदार्थ टूटता है और उत्पाद क्या बनते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन संयोजन अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं वो दो या दो प्रकार के अभिकारक होते हैं और उत्पाद बनता है वो क्या होता है, एकल प्रकार का उत्पाद होता है। तो ये अंतर होता है किसमें, वियोजन और संयोजन अभिक्रिया में। चलिए इसका एक जो उदाहरण है वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उदाहरण के बिना समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं क्योंकि वियोजन पहले लिख लेते हैं। वियोजन की CaSO3 अभी हमने पढ़ा है क्या क्या बनता है, CaO प्लस CaO प्लस Ca2 यहाँ पर प्राप्त होती है। ये पर क्या है, एक प्रकार की ऊष्मा, ये बताएंगे आपकी क्या ऊष्माक्षेपी है, यहाँ पर ऊष्मा शोषी है और लेकिन क्या है, एक वियोजन अभिक्रिया भी है। तो चलिए बात कर लेते हैं संयोजन अभिक्रिया की। दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद का यहाँ पर क्या कर देते हैं, निर्माण है वो कर देते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हमने उदाहरण द्वारा भी समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 12 कहता है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखे जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो हमें उन वियोजन अभिक्रियाओं को लिखना है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये उस प्रकार की वियोजन अभिक्रियाएं। हमने पढ़ा था कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। किसमें, एक होती है जिसमें ऊष्मा दी जाती है, एक होती है जिसमें सूर्य का प्रकाश दिया जाता है और एक होती है जिसमें विद्युत उसमें संचरित की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ऊष्मा की। ऊष्मा की बात कर लेते हैं। तो ऊष्मा को अभी हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा है भाई। एक समीकरण बार बार आपको क्यों करवा रहा हूं, ताकि ये समीकरण है वो आपको याद करने में आसानी हो और बार बार आपको नई समीकरण ना याद करनी पड़े, इसलिए मैं आपको बार बार एक समीकरण है वो समझा रहा हूं। तो यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको लिया तो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पर निर्माण हो गया और यहाँ पर क्या देनी पड़ी, इसे ऊष्मा देनी पड़ती है। यहाँ पर क्या देनी पड़ती है, इसे ऊष्मा देनी पड़ती है। प्रकाश की बात कर लेते हैं तो AgBr। क्या बात करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं तो हम क्या देते हैं, AgBr देते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरता है, जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरता है तो क्या होता है, यह दो भागों में टूट जाती है। तो इसे किसकी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की यहाँ पर इसको आवश्यकता रहती है। उसी प्रकार से विद्युत धारा की बात कर लेते हैं तो H2O को तोड़ने के लिए किसमें, H2 और O2 में, किसमें H2 और O2 में। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, विद्युत
ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने अच्छे से क्लासेज ली है तो आप समझ जाएंगे। तो ये क्या उसके हैं, जो हमारी वियोजन अभिक्रिया उसकी तीनों प्रकार की अभिक्रियाओं को मैंने यहाँ पर अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मेरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमें क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 13 हमें कहता है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं में समीकरण लिखिए। क्या बात करें? विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या पूछ रहा है हमसे? अंतर पूछ रहा है। तो विस्थापन अभिक्रिया वह होती है जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया वह होती है जिसमें विस्थापन है वो 2 बार हो रहा हो। विस्थापन क्या हो रहा हो? 2 बार हो रहा। आसान परिभाषा बता रहा हूं आपको, विस्थापन 2 बार हो रहा हो वह क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो पहले हम बात कर लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया के लिए हम लिख सकते हैं जिंक लिया हमने, जिंक की अभिक्रिया कराई जिंक की अभिक्रिया कराते हैं CuSO4 के साथ। जैसे ही जिंक की अभिक्रिया CuSO4 के साथ करवाते हैं तो जो जिंक है वो कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। यहाँ पर ZnSO4 प्लस Cu का जो निर्माण है वो यहाँ पर हो जाता है। Cu का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं द्विविस्थापन की। द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमें क्या देखना है कि हम कह रहे हैं 2 बार विस्थापन होता है। क्या होता है? जी हाँ, 2 बार विस्थापन होता है। तो HCl ले लेते हैं और इसके साथ ले लेते हैं NaOH। क्या ले लेते हैं? NaOH। तो यहाँ पर जो Cl है वो OH को विस्थापित करेगा, OH है वो Cl को विस्थापित करेगा। क्या बन जाएगा? Na के साथ आ जाएगा Cl प्लस H2O। जी हाँ, क्या बन गया? NaCl जो साधारण नमक होता है जिसको हम खाते हैं वो क्या होता है? NaCl होता है, साधारण नमक होता है। तो ये भी हमने अच्छे से जान लिया विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे वाले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आ जाता है हमारा 14। क्या कहता है प्रश्न नंबर 14 में? कह रहा है कि सिल्वर के शोधन से सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विक्षेप किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए एक अभिक्रिया लिखनी है। तो क्या करना है? सिल्वर के शोधन, किसका शोधन करना है हमें? सिल्वर का शोधन करना है। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है, उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहा है? ये कॉपर के साथ करवाता है। तो कॉपर क्या कर देता है? Ag का विस्थापन कर देता है। तो क्या बनता है? CuNO3 प्लस हमें क्या प्राप्त हो जाता है? Ag। अब यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? Ag हमें प्राप्त होता है। तो क्या कह सकते हैं? ये अभिक्रिया हो चुकी है। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। आप एग्जाम की दृष्टि में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है इस प्रकार की अभिक्रियाओं की। चलिए आगे वाली अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो जी हमें क्या कह रहा है? अवक्षेपण अभिक्रिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो हम पढ़ चुके हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। अवक्षेप क्या होते हैं? जो जल में अविलय होते हैं जिसको चलने की सहायता से छाना जा सकता है। जो जल में अविलय होते हैं और उनको चलने की सहायता से छाना जा सकता है। तो इसके लिए हम समीकरण लिख लेते हैं Na2SO4 BaCl2 जब यहाँ पर अभिक्रिया होगी, जब इनकी अभिक्रिया होगी क्या बनेगा? BaSO4 और साथ में क्या बन जाएगा? साथ में बनेगा NaCl जो साधारण नमक है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो अवक्षेप है वो प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका अवक्षेप हमें प्राप्त हो रहा है। इसको चलनी की सहायता से हम छानकर अलग भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक अवक्षेपण अभिक्रिया जिसको हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है हमें? आगे कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 16 कह रहे हैं ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर निम्न 2 पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। प्रत्येक के लिए क्या दीजिए? 2 उदाहरण दीजिए। तो अब बात करने वाले हैं हम किनकी? अपचयन व उपचयन की। जी हाँ, किनकी बात करेंगे? अब बात करेंगे अपचयन और उपचयन की। अपचयन और उपचयन की। अपचयन और उपचयन की। तो पहले देख लेते हैं अपचयन क्या होता है। तो अपचयन वह होता है जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी होती है। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की ह्रास होता है। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो उपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन में वृद्धि होगी। पहले भी अच्छे से मैं आपको ये बता चुका हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पीछे की वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ है। ऑक्सीजन में वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन का क्या होगा? ह्रास होगा। और हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन में
वृद्धि होगी। ये सीधी सी बात है, बिल्कुल अच्छी सी बात है, इसको कंफ्यूजन है कि इसमें कोई बात ही नहीं है बिल्कुल। अब चलिए इसके एक एक समीकरण कर लेते हैं, एक एक समीकरण खुद आप खुद करेंगे। Cu प्लस O2 क्या बनता है? CO। Cu प्लस O2 क्या बनता है? CuO। इसे आप संतुलित भी कर लीजिए, इस प्रकार से संतुलित हो जाती है। वियोजन अभिक्रिया ये क्या कर लेते हैं? अपचयन अभिक्रिया भी कर लेते हैं, अपचयन कर लेते हैं। तो CO प्लस H2 तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि इनको क्या दिया जाए, टेम्परेचर जो दिया जा रहा है। जैसे ही टेम्परेचर देते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो गया? CO के साथ हास हो गया। CO से यहाँ पर ऑक्सीजन है वो निकल गई। CO से ऑक्सीजन निकल कर हाइड्रोजन के साथ योग हो, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? हास हो रहा है। यहाँ पर देखिए CO नहीं थी, CO ऑक्सीजन के साथ आकर जुड़ रही है, CO के साथ ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो ये क्या हो गई? हमारी अपचयन व उपचयन अभिक्रिया हो चुकी है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, मुझे लगता है। चलिए शुरू करते हैं। आगे वाली प्रश्न क्या कहता है? एक भूरे रंग का चमकदार पदार्थ है, वो एक्स वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एक्स के काले रंग का यौगिक का निर्माण क्या है? तो एक भूरे रंग का पदार्थ लेते हैं, उसको वायु की उपस्थिति में जलाते हैं। क्या लेते हैं? भूरे रंग का पदार्थ लेते हैं, उसको ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में चलाएंगे तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या बन जाएगा? CuO बन जाएगा हमारे पास। और क्या कह रहा है? काले रंग का पदार्थ है वो CuO प्राप्त होता है। इस एक्स तत्व का नाम क्या है? तांबा है, कॉपर है, और प्राप्त क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड है वो प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कॉपर ऑक्साइड। और जो काले रंग का पदार्थ है वो क्या है हमारे पास? कॉपर है। जी हाँ, क्या है? बिल्कुल सही, कॉपर है। तो चलिए आगे बढ़ते, आगे हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 18 की। जो बिल्कुल आसान प्रश्न है वो बाकी रह गए हैं, वो मुश्किल प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। सभी प्रश्न मैंने समीकरण की सहायता से आपको समझाने की कोशिश की है। आपको उम्मीद है मुझे कि अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं पर पेंट इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें जंग लगने से बचाया जा सके। क्या किया जा सके? उन्हें जंग लगने से बचाया जा सके, जंग लगने से बचाने के लिए। पेंट करने से जंग क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब लोहे की किसी वस्तु पर हम पेंट कर देते हैं तो उसके ऊपर पेंट की एक परत चढ़ जाती है, जिसके कारण जो लोहा है वो वातावरण के संपर्क में नहीं आ पाता है, आर्द्रता के संपर्क में नहीं आ पाता है। और जब आर्द्रता के संपर्क में आएगा ही नहीं तो उसका ह्रास कैसे होगा? उसकी अभिक्रिया कैसे होगी? अगर अभिक्रिया नहीं होगी तो उसके ऊपर संक्षारण कैसा होगा? उसका संक्षारण कैसे होगा? जंग कैसे लगेगा? तेल तथा वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं? विकृत गंधिता पड़ चुके हैं ताकि वह खराब ना हो, लंबे समय तक उन्हें स्टोर किया जा सके। निम्न पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण, लोहे पर जंग लगना क्या है? संक्षारण है। संक्षारण हम पढ़ चुके हैं। और विकृत गंधिता, तो अभी हमने जाना कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें लंबे समय तक स्टोर रखने के लिए उन्हें नाइट्रोजन गैस युक्त किया जाता है। जैसे आपके जो चिप्स हैं, पैकेट हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस अच्छे से भरी हुई मिलती है, आपको 4 चिप्स खाने के लिए मिल जाते हैं। तो अब ये हमारा जो पहला अध्याय है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, और इसकी जो समीकरण है वो हमने अच्छे से जान ली है। इसके NCERT के सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम करने वाले हैं इसका लेसन नंबर 2 क्लास 10 का। तब तक के लिए गुड बाय।